नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के वक्त सीएम योगी उनके पीछे बैठे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में एनडीए के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े बीजेपी के नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय खड़े हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या मिलेगा विपक्ष को मौका। इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। तीसरी बार काशी के द्वार पीएम उम्मीदवार, जहां से दिखता गंगा का लहर लहर, वही तो है शिव का काशी नगर। जहां शिव बसते हैं कंकर कंकर, वही तो रहते हैं महादेव शिव शंकर। और महादेव की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। पहली बार वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। बीजेपी को अपार बहुमत मिलने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही वाराणसी देश का प्रधान चुनने वाली सीट के रूप में जाना जाने लगा। 2019 में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से ही उम्मीदवारी पेश की और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी ने तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। इसके लिए तैयारियों को पूरा कराया गया है। पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन करने से पहले सोमवार को लगभग 4 घंटे का रोड शो किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। जिला कार्यालय पहुंचकर उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया। इसके साथ ही काशी वासियों के सामने एक बार फिर से सांसद चुनने का नहीं, बल्कि देश की नायक यानी प्रधानमंत्री को सीधे वोट करने और चुनने का मौका आ गया है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सबसे पहले बनारस के दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। इसके बाद काल भैरव मंदिर का दर्शन किया। उनके नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं की मौजूदगी रही। इस बीच सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या मिलेगा विपक्ष को मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने आज पूजा अर्चना की और उसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां 4 उनके प्रस्तावक रहे। और सोचेगा उनमें भी पूरा जातीय समीकरण, लालचंद कुशवाहा, संजय सोनकर, जिनमें से एक ओबीसी और एक दलित। उससे पहले देखिएगा पंडित गणेश्वर शास्त्री और बैजनाथ पटेल, इनमें भी एक ओबीसी और एक ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण, ओबीसी और दलित तीनों को साथ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले हैं। गणेश्वर शास्त्री वो हैं जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर मुहूर्त की तिथि निकाली थी। और अभी भी जो बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज पर्चा भरा है वो 11:40 यानी कि 11:40 से 12:15 के बीच में भरा। उस समय पर पुष्प नक्षत्र होता है और यह कहा जाता है कि बड़ा ही शुभ नक्षत्र यह है। और खासकर जब मंगलवार के दिन यह नक्षत्र पड़ता है तो यह दिन और भी और समय यह और भी ज्यादा खास हो जाता है। इसकी खासियत यह भी बताई जाती है, जो बाद में गणेश्वर शास्त्री ने भी बताई, कि इस समय पर आप जो भी कार्य करते हैं वो कार्य सफल होता है, वो कार्य सफलता की तरफ होता है। और जब शासन या सत्ता पाने के लिए कोई कार्य किया जाता है तो सत्ता राज मिलता है या सत्ता राज का योग बनता है। इस नक्षत्र पर जब भी कोई किसी कार्य को शुरू किया जाता है तो अब ये देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम दिग्गज नेता नजर आए।
और साथ ही तमाम नेता वहां पर पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, साथ ही निषाद पार्टी से संजय निषाद पहुंचे, ओपी राजभर पहुंचे, पवन कल्याण पहुंचे और साथ ही योगी आदित्यनाथ तो वहां पर मौजूद थे ही। चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चिराग पासवान वहां पर, पशुपति पारस पहुंचे वाराणसी, अनुप्रिया पटेल, उपेंद्र कुशवाहा और जयंत चौधरी पहुंचे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अंकित प्रधान जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के, प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, मनराज गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल उन्होंने आज किया, हैट्रिक लगाने की तैयारियां, क्या कुछ चुनौती और साथ ही इस बार वाराणसी के लिए मुद्दा क्या? प्रदीप जी, हेलो जी सुन पा रहे हैं प्रदीप जी? सुन पा रहा हूँ जी। जी एक बार सवाल रिपीट करेंगे? हाँ, मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल किया, क्या कुछ चुनौतियां नजर आती हैं और इस बार वाराणसी के लिए मुद्दा क्या? देखिए, वाराणसी का अगर मुद्दा और हैट्रिक की बात कर रहे हैं, हैट्रिक तो होनी है और हैट्रिक तो पूरे देश के अंदर जितना हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करें सबकी हैट्रिक होनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी होनी है। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरीके से आज अपना पूजा पाठ करके जो भी एक वैदिक तरीके से जो होना चाहिए वो काम किया है और ये सीख है कि आप जिस अपने इष्ट देवता को मानते हैं उनका नाम लेके आपने किया है और प्रधानमंत्री जी मानते हैं इन चीजों को और उन्होंने इस चीज को करा। और रही जीत की बात, देखिए अब की बात 400 पार जो है वो है ही है। नहीं, आप मुद्दा नहीं बता पाए ना अभी मुझे, इस बार वाराणसी में क्या मुद्दा है, चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? देखिए, वाराणसी में जो मुद्दा तो यही है, जो वहाँ के विकास के काम रह गए वो पूर्ण होंगे जी। और वाराणसी की जनता पता है कि हमने इस बार गलती नहीं करी है और पिछली बार भी गलतियों को हमने अब ठीक करा है कि जिस प्रकार से जो देश में कांग्रेस की बहुत लंबे टाइम तक सरकार रही और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जैसे चुन के इस देश को दिए, उन प्रधानमंत्रियों ने इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं करा, सूखा, भुखमरी, महामारी और कुछ नहीं दिया। मगर देश के जो प्रधानमंत्री वाराणसी को क्योटो बनाने की बात कही गई थी कि वाराणसी को क्योटो बनाया जाएगा 2014 में, 2024 के पटल पर आकर खड़े हो गए हैं, कितना क्योटो बना? देखिए, अगर वाराणसी की बात करते हैं तो आज वाराणसी के अंदर कम से कम 65% टूरिस्ट और जितने भी शिव भक्त हैं वो बढ़े हैं। उसी प्रकार से वहां पे जिस तरह का व्यापार बढ़ा है, आवाजाही बढ़ी है, तो स्टूडेंट दिखा बिल्कुल भी। जो कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर बना वो भी हम सबने आपने देखा है और जो पुल बने हैं, ब्रिज बने, वो भी हम जगह जो छोटी छोटी चीजें रह गई है वो भी पूर्ण होगी, उन पे भी काम चल रहा है। आप अगर उस भारत निर्माण की बात करते हैं तो उस निर्माण में समय जरूर लगेगा और वो निर्माण पूरा होगा। अभी तो 10 वर्ष हुए केवल, जो 5 वर्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, मैं प्रदीप जी लौटता हूं आपके पास, इसी सवाल के साथ लौटूंगा मैं। अंकित जी, अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनावी मैदान में हैं, तो क्या चुनौतियां उनके सामने नजर आती हैं? क्योंकि वैसे तो राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि अजय राय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। देखिए, आज चुनौतियां बीजेपी के सामने, कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी जी के सामने कोई चुनौतियां नहीं है। 2-3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, उसमें जनता का साफ, जनता ने कह दिया है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है और 25 तारीख को दिल्ली में भी वोटिंग होनी है, 7 सीटों पर बीजेपी साफ होने वाली है। 25 में भी भाजपा गई का नारा हम दिल्ली में दे रहे हैं। अभी अंकित जी, अभी मेरा सवाल वाराणसी को लेकर था। अजय राय वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है, मैं उनके सामने चुनौतियों की बात कर रहा था, क्योंकि अगर आप 2014 और 2019 के चुनाव को देखेंगे तो दोनों बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट शेयर बढ़ा है और लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट शेयर बढ़ा है। मानता हूं वोट शेयर बढ़ा, लेकिन दोनों बार जुमलेबाजी भी बढ़ी है, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, नहीं, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं ना। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि वाराणसी को 2014 से लेकर अब तक लगातार बदलते हुए पूरे देश ने देखा। उन्होंने कहा कि पर्यटन बढ़ा है, उन्होंने कहा कि व्यापार बढ़ा है, उन्होंने कहा कि सफाई बढ़ी है, उन्होंने कहा कि सभी घाटों की सुंदरता और खूबसूरती बढ़ी है। उसके आधार पर आपके पास क्या मुद्दे हैं जो आप रख रहे हैं जनता के सामने कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ?
नहीं नहीं, उन्होंने घाट का नाम दिया। जब कोरोना आया था ना, तो उसी घाट पर हिंदुओं के ढेर लगे थे लाशों के। आपने भी देखा होगा ये। अब लास्ट चीज जो नरेंद्र मोदी जी ने चली है, वो मंगलसूत्र की, वो भी नरेंद्र मोदी जी की फेल हो गई है। तो अब जुमलेबाजी नहीं चल रही है, नरेंद्र नहीं मोदी नहीं, मैं वाराणसी को लेकर जानना चाहता हूं कि आखिर अजय राय किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहां की जनता को किस बात पर भरोसा दिला रहे हैं, वो किस बात पर जनता से वोट मांग रहे हैं कि अगर वो आए तो जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए उसको वो कराएंगे। वो कौन से काम है? देखिए, अजय राय जो मुद्दों पे लड़ रहे हैं, अजय राय के मुद्दे हैं 8,500 रुपए जो हर घर को राहुल गांधी जी देने जा रहे हैं। हर लड़की को, जो बेरोजगार युवा है, जो ग्रेजुएशन है, उसकी 8,500 रुपए उसको राहुल गांधी जी देने जा रहे हैं। और 400 रुपए MSP जो हम दे रहे हैं गारंटी की, उस पर राहुल गांधी जी के मुद्दों पर अजय राय जी लड़ने जा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे राहुल गांधी के हैं। यानी कि लोकल मुद्दा अजय राय के पास नहीं है कोई भी वाराणसी को लेकर? जी, लोकल मुद्दा नहीं है। देखिए, लोकल मुद्दे में तो वो बता रहे हैं ना, आज देश में लोकल मुद्दा कोई नहीं है। आज यही लोकल मुद्दे जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो नहीं, जब महंगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम वाराणसी को क्योटो बना देंगे। उन्होंने कहा था कि इसकी पूरी दशा और दिशा बदल जाएगी, यहाँ की साफ सफाई हो जाएगी। ये सारी बातें वहां रखी गई थी। तो क्या इस बार ऐसा कोई मुद्दा अजय राय के पास है? मैंने बताया तो, अजय राय के मुद्दा, अजय राय जिस मुद्दों पर लड़ रहे हैं, वो 50,000 जो पेपर लीक आज यूपी में हो जाते हैं, ये मुद्दा अजय राय जी का है। औरतों के जो इनके जो नेता गाड़ी चढ़ा देते हैं, ये मुद्दा मैं वाराणसी पर बात करना चाहता हूं। आप या तो राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं या उत्तर प्रदेश पर ले जाते हैं। आज मैं मुद्दा समझना चाहता हूं। देखिए, मैं इसलिए ये बात समझना चाहता हूं कि जो सत्ता पक्ष है या जो मौजूदा सांसद होगा, वो अपने क्षेत्र की सिर्फ अच्छाइयां गिनाएगा। विपक्ष का आदमी ये बताता है कि कहां कहां कमियां रह गई, कहां कहां और बेहतर किया जा सकता था। तो मैं ये आपसे इसलिए समझना चाह रहा था कि अजय राय वहां की कौन कौन सी कमियों को बता रहे हैं। अजय राय जी के साफ मुद्दे मैं बता देता हूं। हम मंदिर और मस्जिद पे काम वहां करेंगे नहीं, हम करेंगे रोजगार पर काम करेंगे। वाराणसी के अंदर शिक्षा पर काम करेंगे हम लोग वहां पर। और जो लोगों की दिक्कत परेशानी है, कोरोना जैसा टाइम आए, वाराणसी के लोगों के लिए अस्पताल के लिए काम करेंगे। ये मुद्दे हमारे वहां पर लोकल होंगे। आपने रोजगार की बात की, तो रोजगार का दावा तो अभी प्रदीप जी ने भी किया कि पर्यटन बढ़ा है 65% ज्यादा, तो रोजगार बढ़ा है। ये 50,000 शिक्षकों को तो रोजगार दे नहीं पाते। यूपी की बात कर रहे हैं, उन्हें पीटवाते हैं, सड़क पे पेपर लीक हो जाता है। तो ये क्या बात कर रहे हैं? इनके तो झूठ है, इनके चक्कर में क्या। अंकित जी, शायद आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर आए नहीं हैं, क्योंकि मैं बात बार बार वाराणसी पर करता हूं, आप उत्तर प्रदेश या राष्ट्रीय मुद्दे पर ले जाते हैं। चलिए लौटता हूं आपके पास में। मनराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को इसलिए चुना था क्योंकि उनको पता था कि 2014 में अगर सत्ता तक पहुंचना है तो यूपी और बिहार की सीटों पर काम करना होगा। यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों में से जितनी कब्जे में आएंगी, उतना अच्छा रास्ता खुलेगा दिल्ली तक जाने के लिए। और उसका असर हमने देखा भी 2014 में भी और 2019 में भी। बिहार और यूपी दोनों पर उसका असर पड़ा। इस बार के आसार क्या कहते हैं? देखिए के राणा जी, प्रधानमंत्री जी ने जिस उद्देश्य से वाराणसी की सीट को चुना है, पिछले 2 बार के टर्म में प्रधानमंत्री को उसमें सफलता मिली है। तीसरी बार वे प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे जो दिख रहा है उसमें यह दिख रहा है कि प्रधानमंत्री दोबारा से वहां उस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र अंकित प्रधान जी जिस प्रकार के मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पार्टी के पास ये वैचारिक स्ट्रक्चर मुद्दों का बचा ही नहीं है। जब प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर आता है तो आप बार बार कह रहे हो कि वाराणसी में क्या हुआ है। वाराणसी में वह हुआ है, भारतीय सनातन संस्कृति जागृत हुई है। और वाराणसी की सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ है। वाराणसी में गया हूं प्रदीप जी, मैं कांग्रेस के टाइम पे भी गया हूं और भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे भी गया हूं। वाराणसी में जो अपनापन का भाव पैदा हुआ है, और वाराणसी के जो भारतीय संस्कृति की जीर्णोद्धार और भारतीय संस्कृति की जागरता वहां पर देखी है, जिस प्रकार की सुंदरता और महत्ता वहां देखी है, घाटों पर आरती का दृश्य जो वहां पर दिखा है, मुझे लगता है कि 2014 से पहले वो दृश्य नहीं देखने को मिलता था। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने धार्मिक नगरी को चुना था। ये धार्मिक नगरी देश के 125 करोड़ लोगों की आस्थाओं की नगरी है। और अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मित्र ने जिस प्रकार से कहा कि हम धर्म और मस्जिद, मंदिर और मस्जिद का चुनाव नहीं लड़ेंगे,
अरे आप चुनाव किस पर लड़ रहे हो ये तो तय कर लीजिए। जी। आप चुनाव राहुल गांधी या गांधी परिवार की अस्मिता को बचाने के लिए लड़ रहे हो, या आप लोग चुनाव उत्तर प्रदेश में आपका एजेंडा क्या है, आपका मुद्दा क्या है? और आपने बहुत अच्छी बात बोली राणा जी कि अजय राय तो बलि का बकरा बना हुआ है। जी। अजय राय का बिल्कुल भी मन नहीं है, कांग्रेस पार्टी उसको हर बार बलि का बकरा बनाने के लिए खड़ा कर देती है। कांग्रेस पार्टी को भी पता है वाराणसी की सीट जीतना मुश्किल है, लेकिन अजय राव को आप राज्यसभा नहीं देते हैं। राज्यसभा आप वापिस सोनिया गांधी को ही भेजते हैं। चुनाव तो वह भी लड़ सकती थी जी। गांधी परिवार से। राहुल गांधी जब देश के अंदर घूम घूम कर कह रहे हैं कि मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ते, एक मैसेज देते देश को कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, इस प्रधानमंत्री ने यह काम किया है। लेकिन नैतिक आधार पर कांग्रेस पार्टी की हार हो चुकी है। वाराणसी फिर एक बार मुझे लगता है भारी भरमत प्रधानमंत्री दोबारा से चूज करने वाली है देश का। जी ठीक है। प्रदीप जी, अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि वाराणसी के घाटों पर गंगा के जल में जो घाटों के आसपास का एरिया है वहां तो शुद्धता है, लेकिन जैसे ही उससे हम लगभग 1 किलोमीटर के आसपास आगे बढ़ते हैं तो जल का प्रदूषण बढ़ने लगता है, गंदगी का अंबार दिखने लगता है। तो वो सफाई कब होगी? देखिए, सफाई की बात तो ये है कि अगर गंगा जी की सफाई की बात अगर आपने करी है तो गंगा जी की सफाई के लिए गंगोत्री, जहां से गंगा जी निकली है, और गंगोत्री जहां हरिद्वार से आगे बिजनौर होके और वाया कानपुर से काशी जो गई है, तो वो चीज समझनी पड़ेगी कि सफाई कहाँ कहाँ नहीं। वही कानपुर है जहां वो बेहाल होते थे, आज वहां गंगा साफ और साफ। ऐसा नहीं है, जब गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है तो सफाई भी चल रही है। मगर समस्या क्या है ना, जिनकी आंखों में मोटा सूरमा लगा था ना, उन्हें दिखाई नहीं देता। ये प्राथमिकताओं पे जो काम है, गंगा जीवन दायिनी है, गंगा का महत्व इस भारत का हिंदू समझता है और कोई नहीं समझ सकता। नहीं, तो वही तो सवाल मैंने आपसे किया कि जैसे ही घाट से 1 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो फिर गंगा के जल में प्रदूषण दिखने लगता है। बिल्कुल सुना। घाट में सफाई चल रही है, उन अभियानों में भी अभियान है कि क्योंकि जिस तरह संख्या बढ़ती जा रही है उसी प्रकार आगे नए घाट बनने भी शुरू हो गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से वो भी बता दूं। और मेरे दोस्त कह रहे थे अभी कि हमने देखा वहां पे लाशें जलती हुई और बहती हुई, तो इन्हें बता देना चाहिए काशी के अंदर पूरे भारतवर्ष से वहां दाह संस्कार के लिए हिंदू प्रथा में वहां पे आते हैं। तो थोड़ा सा इन कांग्रेस को थोड़ा समझना चाहिए, इन प्रवक्ताओं को कि आप नहीं, लेकिन प्रदीप जी वहां देखिए प्रदीप जी, मैं इस मुद्दे को छेड़ना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने खुद ही छेड़ दिया। गंगा में लाशें बहती हुई देखी गई, इस बात को तो आपने स्वीकार भी नहीं किया था उस समय पर। अब आप कह रहे हैं कि दाह संस्कार के लिए आई होंगे तो ऐसा दिखा होगा। नहीं, मैं भागूंगा नहीं साहब, बिल्कुल सवालों का जवाब दूंगा। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, गोल घुमाने वालों में से नहीं हूँ, 15 लाख बोलने वालों में से नहीं हूँ। देखिए साहब, वो प्रलय हमने पूरे भारतवर्ष में भी देखी है, और वो प्रलय हमने विदेश में भी देखी है, और पूरे देश ने देखा है कि किस तरह यूरोप कंट्री, विभिन्न कंट्रियों में लाखों के आदमी लाखों लाख मरे, और हमारे देश में भी ये आपदा आई। किस तरह क्या हुआ ये भी पता। और आपने कहा लाशों की बात, आपको पता है कि जब ये चीजें आई, वो गरीब जो बेचारे नहीं लकड़ी खरीद सकते थे, उनके लिए सरकार ने बाद में इंतजाम करा, तो उससे अभाव नहीं था। तो गांव देहात में जो मिट्टी में या जमुना जी में बहाने की प्रथा छोटे बच्चों की थी, उसको रोका और उसको 48 घंटों में उसको कवर भी करा। ये भी चीज समझनी पड़ेगी। जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो अभी भी गांव देहात के अंदर अवेयरनेस सही है, उन पे कंट्रोल करा। आप मुद्दे से भटक गए हैं प्रदीप जी। बात गंगा में बहने वाली लाशों पर हुई थी और आप उसे दूसरे मुद्दे पर ले गए हैं कि क्या क्या सरकार ने दिया। दूसरे पे नहीं बताइए। न्यूयॉर्क टाइम्स में किसने छपाया, कौन एडवर्टाइजमेंट करने गया थे? और अभी मेरे दोस्त सही कह रहे थे बिल्कुल भी, अगर राहुल गांधी में हिम्मत थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने चुनाव लड़ते। जिनको वो हटाना चाहते हैं सीट से, क्यों नहीं लड़े? और सुन लीजिए, जो करे ना जीत पक्की है, वाकई में कहा आपने बिल्कुल, राय साहब जो है बलि का बकरा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वायनाड से चुनाव हार रहे हैं, डी राजा की बेटी हरा रही है, इसीलिए बेचारे रायबरेली आ गए। और किस तरह एक मेरे कार्यकर्ता ने किस तरह हरा के बहुत बुरी तरह भेजा स्मिता ईरानी जी ने, वो देश दुनिया ने देखा, अच्छी तरह देखा। ये तो गरीब बेचारे झोलियों में 17 सीट इन्हें गरीबों के मुंह पे फेंक के मारी है समाजवादी पार्टी ने, कि उन पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी तो अपनी सीट ही नहीं है। अपने मन मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं है कांग्रेस के पास, और कांग्रेस जो भीख में समाजवादी पार्टी से मिली है उनसे लड़ रही है। ठीक है,
प्रदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक गांव गोद लिया था, उसके विकास के हालात क्या हैं? आप तो गांव की बात कर रहे हो, यहाँ तो पूरे देश का विकास हो रहा है। नहीं, तो गांव देखिए रहे देखिए, नहीं, आप बात को इस तरह से कह देने से बात थोड़ी बदल जाती है। नहीं, मैं गांव में आपकी बात, मैं तो गोद लेने वाले गांव की बात कर रहा हूं ना भी। सर मैं भाई आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं सवालों से भागने वालों में से नहीं हूँ, ना मैं गोवा भागूंगा, ना मैं कश्मीर भागूंगा। जवाब तो आप भी नहीं दे पा रहे हैं, आप भी बात को घुमा देते हैं सीधा ले जाकर। बिल्कुल जवाब है मेरे पास। हाँ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप छोटे बड़े किसी गांव में चले जाओ, 5 सिटी से ऊपर, वहां पे अब गाड़ी आती है कूड़े उठाने वाली, एलईडी लाइट लग गई है। उत्तर प्रदेश के हर गांव में 24 घंटे लाइट होती है जी। आरसीसी की रोड बन गई है, डस्टबिन लग गए गांव देहात के अंदर जी। और ये तो आपके कैमरों ने देश दुनिया को दिखाया है। बेशक हमने शुरुआत करी थी कि सब, देखिए बिल्कुल, मैं प्रदीप जी, मैं उसी रिपोर्ट को अभी देख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गांव गोद लिया, 25 किलोमीटर दूर जयापुर गांव है वो, और जिसमें विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर यकीन ना हो तो आपको समय दे देता हूं, आप नेट पर सर्च कर लीजिए, रिपोर्ट आपको भी मिल जाएगी। अंकित जी, बिल्कुल देखूंगा। नहीं सर्च कर लीजिए, मैं तो समय दे रहा हूं ना आपको, मैं समय दे रहा हूं, ठीक है। अंकित जी, अगर आप भी बेहतर तैयारी करके आते तो शायद ये सवाल आप ही उठा लेते जो मैंने उठाया। आपने क्या गांव का नाम बताया था? जयापुर। गयापुर, हाँ, 25 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अंकित जी, इस बार के चुनाव का क्या रास्ता नजर आता है? 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वां चरण हो ही जाएगा। किस तरह की स्थिति नजर आ रही है अंकित जी? अंकित जी सुन पा रहे हैं मुझे? शायद अंकित जी को आवाज नहीं जा रही है। मनराज जी, जैसे आप वोट डाल सकते हैं। हाँ ठीक है। मनराज जी, बातें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन हकीकत में धरातल पर क्या है ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मैं ये रिपोर्ट कई बार पढ़ चुका हूं, पहले भी, पिछले साल भी, और 2019 में भी ये रिपोर्ट सामने आई थी। जो गांव जिस सांसद ने गोद लिए थे, उनकी स्थिति बेहतर हो नहीं पाई। बिल्कुल के राणा जी, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाराणसी की बात नहीं है, देश के अन्य हिस्सों में भी ये बात आई कि सांसद ने जो भी गांव गोद लिया, उस गांव का विकास वो उस तरीके से नहीं करवा पाया जी। उसके कई कारण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के गांव की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी पूरे नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेट करते हैं, नेशनल स्तर पर चीजों को इन्वॉल्व रहते हैं, राष्ट्रीय उत्थान के लिए कार्य करते हैं। तो जो भी उन्होंने उस स्तर पर लगता है कि एक मिसकम्युनिकेशन रहा है और उस गांव का वो विकास होना चाहिए था, प्रधानमंत्री का विकास था, वो नहीं हो पाया। इसको बीजेपी को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वादों को फिर दोहराया है। ये एक कदम है। आप देखेंगे कि राणा जी, देश में 70 साल बाद अगर किसी गांव को गोद लेने की स्कीम कोई लाता है तो प्रधानमंत्री के विजन से आती है। आप मान लीजिए कि उस गांव में, हम मान सकते हैं 100% विकास नहीं हुआ होगा, लेकिन उस गांव में अगर 40% पे विकास हुआ, और देश के ऐसे 550 गांवों में अगर 40% विकास सांसद अपना कर पाया, यह भी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि के तौर पर जाना चाहिए। प्रदीप भटनागर जी इस बात से शायद दरकिनार इसलिए कर गए कि शायद वह उस तक, वहां तक सोच नहीं पाए कि राणा जी ऐसा सवाल भी पूछ लेंगे। लेकिन राणा जी हमारे कटाक्ष के तौर पर कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दोनों ही प्रवक्ता सवाल देने से पहले उलझ जाते हैं, और चाहे उन्हें भले ही अपने माइक को म्यूट ही करना पड़े, आवाज न सुनने का बहाना ही बनाना पड़े। लेकिन मैं ये बात कहता हूं राणा जी, देश के प्रति आपके न्यूज चैनल का आपका जो समर्पण है, बिल्कुल आपने जो वाजिब क्वेश्चन उठाए उस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, प्रदीप जी को जवाब देना चाहिए कि क्यों मोदी जी ने 10 साल के अंदर भी एक गांव का विकास नहीं करवा पाए। वहां पर ऐसे कौन से मुद्दे रह गए, कौन सी बातें रह गई, और क्या मिसकम्युनिकेशन रहा है। हम मान सकते हैं कि देश के स्तर पर मोदी जी इन्वॉल्व थे, तो वाराणसी की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी और वो क्यों नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एक बड़ा रोड शो भी किया, जिसमें सशक्ति प्रदर्शन भी किया गया।
और साथ ही एक बड़ा हुजूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में रहा। लेकिन जो जमीनी सवाल हैं उनसे भी बचकर नहीं भागा जा सकता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद गांव लिया था और जो 2014 में सभी सांसदों ने गांव को गोद लिया था, आखिर उनकी स्थिति क्या है, इसको समझना भी जरूरी है। आखिर वो गांव अभी भी क्यों विकास से दूर है? गोद तो लिया, क्या सिर्फ दिखाने के लिए, क्या चर्चा के लिए? लेकिन अभी भी गांव की स्थिति 2014 और 2024 के पटल पर आने के बाद भी बहुत बेहतर हुई नहीं है। इस बात को स्वीकार बीजेपी की सरकार को करना पड़ेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।